एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो चैप्टर नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री का, उसको कम समय में याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वन शॉर्ट हम करने वाले हैं कि कैसे आप कार्बोहाइड्रेट को कम समय में अच्छे से इफिशिएंटली याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो यही है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर तीन ही चीजें आती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और तीसरी चीज होती है हाइड्रोजन। तो कैसे आपको पता चलेगा? देखो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक तो तभी बोला जाएगा जब इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी CHO प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ दे इंक्लूड शुगर, फाइबर, स्टार्च, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब शुगर क्या कौन कौन से होते हैं, फाइबर कौन कौन से होते हैं और स्टार्च क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए CnH2O होल n। ये आंसर होगा CnH2O का होल n। ये होता है एक जनरल फॉर्मूला जहां पर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन का एटम। अगर कार्बन एटम आपसे कहा जाए कि एक होगा तो सिंपल सी बात है कि CH2O हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन का नंबर 2 हो जाए तो C2H4O2, ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली दो तरीके का होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तीन पार्ट में डिविजिबल होगा। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। एंड जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एक ही तरीके का होता है, पॉलीसेकेराइड। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में कि मोनोसेकेराइड होते क्या हैं। तो मोनो का मतलब होता है एक यानी सिंगल। ठीक है, मोनो सिंगल, और सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो एक सिंगल अगर कार्बोहाइड्रेट है उसी को आप क्या बोल देते हो, मोनोसेकेराइड बोल देते हो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि क्या आप इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं या फिर नहीं। भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी सबसे छोटी चीज को आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे सेल सबसे छोटा होता है, तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे उसके अंदर से कुछ और नहीं निकलेगा, बल्कि वो और दो पार्ट में सेल में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है ना। हाँ, इसको आप एक से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर से कुछ और निकलेगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, बेसिकली टूट नहीं सकता है, बस ये याद रखिएगा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, यही चीज मैंने आपको बोली। इफ अ मोनोसेकेराइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, इसको एल्डोज बोला जाता है। लेकिन अगर मोनोसेकेराइड के अंदर कहीं ना कहीं कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कीटो ग्रुप बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड होते हैं और इन सभी का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, C6H12O6। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 6 है। ठीक है, तो उसी से तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब C6H12O6 वाले ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके डिवीजन की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, एल्डोज और कीटोज, ये दो तरीके के आपके पास मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है कि वो एल्डोज हो जाएगा। और अगर इसी के अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो दैट मीन्स कि वो कीटो ग्रुप हो जाता है, यानी कीटोज हो जाता है। एल्डोजेस आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोजेस वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो आपके एल्डोजेस होते हैं वो बेसिकली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और जो कीटोजेस होते हैं वो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीज।
ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो एल्डोज होते हैं, अब इनको पहचानने का क्या ट्रिक है कि कैसे हम पहचानेंगे एल्डोज कौन सा है, कौन सा कीटोज है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये बनाया, ये देखो ये हमने बना दिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है यानी ये ग्लूकोज है। तो अगर मैं इस लास्ट वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर दूं, ठीक है, क्या कह रही हूं कि अगर मैं ये अल्टीमेट कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, अल्टीमेट कार्बन है, सबसे किनारे वाला कार्बन है, तो सिंपल सी बात है कि ये एल्डोज हो जाता है ना। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1 2 3 4 5 6, हल्का सा मैंने इधर बदलाव लाया, क्या, ये देखो, बस मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ जो किनारे वाला था उससे दूसरे कार्बन को जोड़ दिया है ऑक्सीजन के साथ, वो भी डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है, यानी कि ये होता है आपका पेनल्टीमेट कार्बन। दिस इज पेनल्टीमेट कार्बन और ये होता है अल्टीमेट कार्बन। तो सिंपल है कि अगर पेनल्टीमेट कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, तो ये होता है कीटोस। बस ये एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे पहचान सकते हो एल्डोज और कीटोस को। चलिए इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एल्डोज के एग्जाम्पल है अरेबिनोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा, ठीक है। कीटोज के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, इराइथ्रोलोज होता है, जाइलुलोज होता है और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कीटोज के। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसको आप एक और तरीके से डिवाइड करते हो, कैसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसका नाम अलग होता है, 4 है तो अलग हो जाएगा, 5 है, 6 7 8, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 ही पाया जाता है। चलिए जैसे बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो उसका जो नाम हो जाता है दैट इज ट्रायोज। एग्जाम्पल है आपके पास ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो वो साथ ही साथ लिखते हुए चलेगा। ट्रायोज का एक एग्जाम्पल होता है ग्लिसरल डिहाइड। तो अगर मैं आपसे यहां पर फॉर्मूला पूछ लूं, आप क्या कहोगे, C3H6O3, यही कहेंगे, ठीक है, C3H6O3, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2O। इसमें पुट करते चले जाइए, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मैं बढ़ा दूं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 कर दूं, तो सिंपल है कि टेट्रोज हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास इराइथ्रोज, तो नंबर है 4, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O4, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम और इंक्रीज कर दिए, यानी 5 अगर मैं कर दूं, तो नाम हो जाएगा पेंटोज। एग्जाम्पल है आपके पास राइबोज, ठीक है। तो ये हो गया और फॉर्मूला भी बदल जाएगा, ये हो गया। देन फिर से हम बढ़ते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 अगर मैं कर दूं, नाम हेक्सोज हो जाता है। एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला C6H12O6। एंड लास्ट में बात करती हूँ हेप्टोज की, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, फॉर्मूला C7H14O7, एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोज। तो ये सारे हैं किस तरीके से आप मोनोसेक्राइड को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा है आपके पास फ्रक्टोज और तीसरा होगा आपके पास गैलेक्टोज। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस के अंदर ये 3 ही पूछे गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ग्लूकोज की बात करते हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो सब के सब हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिशर और हावर्थ। फिशर होंगे जो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जो हावर्थ होते हैं वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं,
क्लियर? देखिए ये रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं और ऑक्सीजन 6 है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो आपका हाइड्रोजन और OH है वो किस लोकेशन पे है, जैसे यहाँ पर ऊपर H है, यहाँ OH है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर OH है नीचे, यहाँ CH2OH आ गया, तो बस इसी का आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर में OH और H की लोकेशन क्या है, क्योंकि वो इस डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको डायग्राम दे दे और पूछे कि ये किसका डायग्राम है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनसे। तीनों में अलग अलग है, ठीक है, चलो इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दो, बस ये नीचे वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ना OH CH2OH और H, बस इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर OH है तो वो ग्लूकोज है, अगर CH2OH है तो वो फ्रक्टोज है, और अगर H है तो वो गैलेक्टोज है। बस ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एंड टाइम तक, क्योंकि बाद में यही काम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तो वो जिस तीसरी चीज का फॉर्मेशन करती हैं वो होता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है two monosaccharides combine to form a disaccharide, as simple as that। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो आपके सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है जी। चलो अब ये जो आपकी डाइसैकेराइड होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो चलिए फिर उसके बारे में बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा कि जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी आपके मोनोसैकेराइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर दे उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। आपके जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। एग्जाम्पल सारे मोनोसैकेराइड, क्योंकि सबके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटो होगा, ठीक है, और कुछ डाइसैकेराइड है ना, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लैक्टोज एंड माल्टोज, ये डाइसैकेराइड है और ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, ना ही यहाँ पर कोई फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, ना ही ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल सारे तो आपके पॉलीसैकेराइड, जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, और कुछ डाइसैकेराइड, एग्जाम्पल सुक्रोज, ठीक है। तो ये है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच का डिफरेंस। देन हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या क्या चीजें मिलकर बनाती है, अब आप खुद देखकर बता सकते हो, यहाँ पर तो CH2OH है और यहाँ पर H है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर OH है, ये भी इसी का ही है, ठीक है। तो ये है आपका ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके लैक्टोज की। तो लैक्टोज में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज कैसे पहचाना, कैसे पहचाना, मैंने इससे पहचान लिया, ठीक है, मैंने इससे पहचान कर ली, ठीक है, कि ये गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है। और थर्ड होता है माल्टोज, इसके अंदर दोनों ग्लूकोज की यूनिट ही पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री से, इस चैप्टर से बेसिकली आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में आपको क्या याद रखना है कि अगर दो से ज्यादा, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, दो से ज्यादा और अगर 9 से कम, ठीक है, 2 से ज्यादा और 9 से कम ये होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोमर्स, जिसको मोनोसैकेराइड भी बोला जाता है। इसके बाद बाय दिस कन्वेंशन ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये सब ओलिगोसैकेराइड ही होते हैं। अकर्स एज ग्लाइकोकंजुगेट, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, रेफिनोस,
ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेक्राइड रेफिनोज। लास्ट है आपके पास पॉलीसेक्राइड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी कैटेगरी सब कुछ 9 से ज्यादा अगर उसके अंदर मोनोसेक्राइड है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, 9 टू इन्फिनिटी, बस ये आप लिख लीजिए, 9 टू इन्फिनिटी, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं। ठीक है, कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा। इसके बाद फाउंड इन लेंटिल्स, बीन्स, पीनट्स, पोटैटोज, पीज, कॉर्न, होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल एक्सेट्रा। तो सारी चीजों में पॉलीसेक्राइड पाए ही जाते हैं। अब स्टार्च की बात कर लो, स्टार्च किस किस के अंदर पाया जाता है? ठीक है, आपकी जितनी भी ऐसे ग्रेन्स होती हैं सबके अंदर स्टार्च पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड इंक्लूड स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, जिनके बारे में हमको स्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। चलिए सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं। तो जो स्टार्च के कंपोनेंट होते हैं ना, वो अलग है और मोनोमेरिक यूनिट अलग होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि जो स्टार्च है उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, वो होता है ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके कंपोनेंट अलग अलग हैं। ठीक है, कंपोनेंट होते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो जो अमाइलोज होता है, याद रखिएगा कि ये हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाएगा स्टार्च के अंदर, और अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो एक ब्रांच चेन बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, अमाइलोज ये रहा। ठीक है, ये ग्लूकोज की यूनिट्स है, ग्लूकोज, और ये है अमाइलोपैक्टिन जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो अगेन ग्लाइकोजन का जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज ग्लूकोज, लेकिन कंपोनेंट अलग होते हैं। ठीक है, जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे प्लांट के अंदर सारी की सारी जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। इट हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द स्टार्च, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है। कैसे? कि जो ब्रांचेस होती है ना, वहां पर थोड़ी इजी ब्रांचेस होती है, मतलब सिंपल ब्रांचेस होती है। यहाँ पर ब्रांचेस का नंबर बढ़ जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों ब्रांचेस यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जो जो अमाइलोपैक्टिन है वो इस तरीके का होगा, यहाँ पे अमाइलोपैक्टिन, बस ये एक ही तरीके का कंपोनेंट इसके अंदर पाया जाता है। थर्ड है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। इट इज अ फाइब्रस पॉलीसेक्राइड विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और क्योंकि इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, सिंपल सी बात है कि ये सेल वॉल को रिजिड बनाता है, स्टिफ बनाता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन का काम करना है भाई। ठीक है, अब प्रोटेक्शन का काम करना है तो थोड़ा बहुत तो उसको मजबूत होना पड़ेगा, और वो इसी की वजह से होता है। सेल्यूलोज फॉर्म्स अ लीनियर पॉलीमर। आप किसी भी डायरेक्शन में से देखिएगा, सेल्यूलोज हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर ही होगा। आप ऐसे देखिए, ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे, कैसे भी आपको स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, आप देखेंगे कि हमेशा एक लीनियर स्ट्रक्चर ही बनाता है। ठीक है, इसके अंदर भी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है दैट इज ग्लूकोज। तो ये रहा आपके तीनों के तीनों स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इनके अंदर, तीनों के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है, इनको होमोपॉलीसेक्राइड भी बोला जाता है। होमो यानी सिमिलर, पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड यही मैं कराने वाली थी। अब होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो के तो एग्जांपल आपने देख ही लिए। ठीक है, अभी अभी कर आए। हेट्रो में एक से ज्यादा अगर मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो के कुछ एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन एंड इंसुलिन। ठीक है, और जो आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड है वहां पर अगार, एगरोज, गम, पैक्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब एग्जांपल होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड के। लास्ट हम बात करते हैं फंक्शन की, कि क्या क्या फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहली चीज कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है, स्ट्रक्चर के जो सेल वॉल होता है उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है कि क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट।
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या टेस्ट होते हैं और किन के लिए वो किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होगा इसके अंदर, प्रोसीजर की बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का एक सॉल्यूशन लेना है और इक्वल क्वांटिटी लेनी है फेलिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगा ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट, ठीक है। मतलब ऐसा कलर जो कि ईंट का कलर होता है, इस कलर के आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे अगर उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तभी। दूसरा होता है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, साथ ही साथ जो अल्फा नेफ्थेलोन होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इन तीनों का आपको कॉन्सेंट्रेशन लेना है, क्लियर। और यहां पर आपको पर्पल कलर के प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूर लिख लीजिएगा कि गिव्स पर्पल कलर, जरूर नोट करिएगा क्योंकि बिना नोट डाउन के आपका कुछ नहीं होने वाला है, यह भी याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं रिसोर्सिनोल टेस्ट फॉर कीटोन्स। तो कीटोन्स के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है रिसोर्सिनोल टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, क्या प्रोसीजर होता है, अ क्रिस्टल ऑफ रिसोर्सिनोल कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये लेना है वार्म्ड ऑन अ वाटर बाथ, है ना। फिर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन आपको लेना है रिसोर्सिनोल कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन के साथ ही साथ। यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आपको मिलता है जैसे रोज का कलर होता है ना, हल्का सा डार्क पिंक कलर, मतलब रेडिश पिंकिश कलर आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है अगर उसके अंदर कीटोन प्रेजेंट है तो। इसके बाद पेंटोसिस के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, हीट अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब। साथ में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है जिसमें हल्का सा फोरोग्लूसिनोल प्रेजेंट होता, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रेड कलर इंडिकेट्स द पेंटोज। अगर रेड कलर आया है दैट मींस पेंटोज है, अगर नहीं आया है तो पेंटोज नहीं होगा। फिर लास्ट है कैलर किलियानी टेस्ट फॉर, किसके लिए किया जाता है, डीऑक्सी शुगर्स के लिए। क्या करना है, यहाँ पे तीन चीजें आपको लेनी है, कौन कौन सी। सबसे पहले डीऑक्सी शुगर किसके अंदर पाई जाती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज एसिटिक एसिड और तीसरी चीज थोड़ा सा अमाउंट किसका लेना है, फेरिक क्लोराइड का, ठीक है। इसको कहां ट्रांसफर कर देना, ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा कि जहां पर जंक्शन है ना, जहां पर सारी चीजें मिल रही हैं वहां पर आपको क्या देखने के लिए, यानी सरफेस पे, सल्फ्यूरिक एसिड के सरफेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर डीऑक्सी शुगर्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जो वो कलर होता है ना, वो धीरे 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 ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगता है, उससे आपको पता चलता है डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है। इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर भी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है। तो इससे अगले चैप्टर में हम मिलेंगे एक और नए क्लास में एक और वन शॉट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। थैंक यू।